तो बेटा आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का एक मूल गुण है जो वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम या एम्पियर संबंध क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आवेश के लिए फार्मूला क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई। यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ई बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। समझ गए ना? ये आपको ध्यान देना है। अब क्यू क्या है? क्यू है चालक का आवेश। क्या होता है बेटा? चालक का आवेश। तो चालक पर आवेश कितना होता है? इसे किससे लिखते हैं? कैपिटल क्यू से लिखते हैं या स्मॉल क्यू से लिखते हैं। आवेश के बारे में समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं समान प्रकार के आवेश, अगर प्लस क्यू है और प्लस क्यू 2 आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? या माइनस क्यू है और माइनस क्यू है, तो ये दोनों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, तो समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इतना समझ में आ गया ना? आवेश किसे कहते हैं? आवेश का प्रकार क्या होता है? ये चीज़ आपने समझ लिया। चलो ऑन करो। अब देखो बेटा, विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? आवेश को अंदर से लाने में जो कार्य करना पड़ता है। किसी भी आवेश को जब लेकर आओगे तो तुम्हें कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से लिखते हैं। बी बराबर क्या होता है? W/Q। W क्या है? कार्य है, और Q क्या है बेटा? आवेश है। ठीक है। अच्छा, वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जूल पर कूलाम होता है। ये 2 मात्रक होते हैं। अच्छा, यार जूल पर कूलाम, जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं, तो इसका एक मात्रक और क्या होता है? न्यूटन मीटर पर कूलाम होता है। तुमको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें कौन सा मात्रक नहीं है, तो ये 3 मात्रक दिया रहेगा, बाकी नहीं देगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, विभवांतर क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है, मतलब जैसे आवेश को जब तुम एक बिंदु से दूसरे बिंदु लेकर जाओगे तो 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा? विभव में अंतर होता है, उसी को विभवांतर कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं? सबसे साधारण फार्मूला है, 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। डेल्टा बी बराबर W/Q होता है। वोल्ट या जूल पर कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट या जूल पर कूलाम। ये भी एक अदिश राशि है। विभव या विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समझ गए ना? विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से लिखते हैं। I बराबर Q/T होता है और Q बराबर N इंटू E होता है, तो I बराबर क्या हो गया? NE/T हो गया। विद्युत धारा में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। पूछेगा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो क्या बताओगे? एम्पियर। क्या बताओगे? एम्पियर। इसे अमीटर से लिखते हैं और अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम। प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? R से। R बराबर क्या होता है? ρ×L/, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है? R बराबर क्या हो जाएगा? B/R हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले का प्रतिरोध हमने बताया था कि जो धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R से लिखते हैं। तो पहली बात देखो, पतले तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा और मोटे तार में प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ये हमेशा याद रखना, पतले तार में प्रतिरोध ज़्यादा, मोटे तार में प्रतिरोध कम, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई की क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल के विरुद्ध समानुपाती होती है। मतलब क्षेत्रफल घटाओगे तभी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो मोटे तार में ज़्यादा धारा बहेगी कि पतले तार में? तो क्या होता होगा? मोटे तार में, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार का ज़्यादा होता है, मोटे तार का कम होता है। R बराबर ρ×L/। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जहाँ रो को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए ना? रो बराबर R×A/L होता है। इसका मात्रक ओम पर मीटर होता है। यानी ये पदार्थ की प्रकृति कैसी? लोहा है, कापर है या तांबा है। चाहे कापर का 1 मीटर का तार हो, चाहे कापर का 1000 मीटर का तार हो। अगर कापर का तार है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? एक ही होगा। समझ गए? नियत होगा। समझ गए?
अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तार की लंबाई n गुना करने पर चालक का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। तार की लंबाई n गुना करने पर चालक का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, अगर उसके लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी 2 ये उतना गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गया ना। तो लंबाई n गुना करने में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ओके। श्रेणी क्रम क्या होता है, प्रतिरोध को 2 क्रम से जोड़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा क्या होता है बेटा, समांतर क्रम। समझ गया ना। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है प्रत्येक प्रतिरोध की, और समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, समान होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। देखो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। समझ गए। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यहाँ पर मैंने श्रेणी और समांतर क्रम के बारे में आपको बताया। अगर ऐसे ऐसे जुड़े हैं, एक हाथ से दूसरे का हाथ, दूसरे का तीसरे के हाथ से, ऐसे ये तुम लोग जोड़ते हो जब लाइन में खड़े होते हो, तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अगर ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। सिद्ध करने के लिए आता है तो मैंने क्या कहा, माना 3 प्रतिरोध है R1 R2 व R3, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर IR, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 की धारा समान रहेगी, B2 बराबर IR2 धारा समान रहेगी, B3 बराबर I, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, दो B है मम्मी, यहाँ पर B क्या है, ये मम्मी है, ये इनके बेटे हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B का मान IR, B1 का मान IR1, B2 का मान IR2, B3 का मान I, फिर I को कॉमन कर लिया हमने। समझ गए। तो ये क्या आ गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभव को समान कर दोगे। ट्रिक याद क्या करना है, इसमें B निकालोगे, B1 B2 B3, इसमें I I1 I2 I3 निकालोगे। तो B बराबर क्या होगा, I बराबर B बटा R, तो I1 बराबर B बटा R1, I2 बराबर B बटा R2, I3 बराबर B बटा R3, फिर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस, फिर मैंने सबका मान रख दिया। B को कॉमन कर लेंगे, B कट जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, समान। अच्छा, घरों की वायरिंग किस क्रम में करोगे, समांतर क्रम में करोगे। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध कम रहता है और ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होती है। तो अगर पूछेगा कि घरों की वायरिंग करने में प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ोगे, पंखे को, हीटर को, तो सभी को किस क्रम में जोड़ोगे बेटा, समांतर क्रम में। ओके। अब एक ये है ओम का नियम, इंपॉर्टेंट है बहुत। ओम ने कहा कि अगर चालक की भौतिक अवस्था नियत कर दो, मतलब उसका द्रव्यमान, लंबाई, ताप में परिवर्तन ना करो, तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर B धारा I की क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ गए ना। तो B प्रोपोर्शनल I, B बराबर क्या हो जाएगा, R। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समझ गए ना। तो B बटा I बराबर R नियत होता है। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, उनके लिए ग्राफ सीधी रेखा होती है। और ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं, उनके लिए ग्राफ सीधी रेखा नहीं होती। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दो बेटा, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल या कैलोरी होता है। विद्युत ऊर्जा एक अदिश राशि है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आवेश को जब पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य ही विद्युत ऊर्जा। तो इसे H या W से लिखते हैं। H बराबर W होता है और W बराबर क्या होता है, V गुणे Q, विभवांतर गुणे आवेश। Q बराबर IT, तो W बराबर क्या हो जाएगा, BIT हो जाएगा। अगर देखो B के जगह पर IR रख दो तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। I के जगह पर V बटा R रख दो तो H बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर R इंटू T हो जाएगा। तो H के जो फार्मूले हैं वो BQ होगा, BIT होगा, I स्क्वायर RT होगा, B स्क्वायर अपान R इंटू T होगा। अब जैसा आपको सवाल दिया होगा उस हिसाब से आपको फार्मूले लगाए। जैसे अगर आपसे कहे कि विद्युत ऊर्जा, विभव और प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो, तो विद्युत ऊर्जा ये है, विभव ये है, पर तो ये वाला समीकरण लिख देना। अब विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। और T को हटा दो, इन सारे फार्मूले में से T को गायब कर दो तो वही शक्ति के फार्मूले हो जाएंगे। एक यह शक्ति अदिश राशि है, इसका मात्रक वाट होता है या जूल पर सेकंड होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अच्छा, यहाँ एक नोट कर लो,
किलोवाट घंटा ऊर्जा का क्या है, व्यवहारिक मात्रक है। अगर तुमसे पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ समझो, एक यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछेगा यूनिट क्या है तो आप कहोगे यूनिट ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है और एक यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं और एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, यूनिट की संख्या अगर तुमसे पूछे तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटा 1000 से लगाओगे। हमसे कभी कभी पूछ लेता है 1 वाट का परिभाषा बताओ, तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 सेकंड में 1 जूल प्रवाहित ऊष्मा को 1 वाट कहते हैं। समझ गए ना। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड होता है। समझ गए ना। तो 1 एम्पियर वह धारा है जिसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। एक इंपॉर्टेंट है लास्ट में, फ्यूज क्या होता है। फ्यूज भी बेटा एक विद्युत उपकरण होता है। जब घर में कभी कभी क्या होता है, लग पतन होता है, जिससे धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, तो ये सबसे सामने लगा होता है एक सैनिक की तरह, खुद को नष्ट करके बाकी सारे उपकरण को क्या कर लेता है, बचा लेता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। समझ गए ना। ये खुद सामने खड़ा हो जाएगा, सारे उपकरण को बचा के स्वयं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। समझ गए। तो यहाँ पर आपका ये पहला चैप्टर विद्युत विभव का खत्म हो गया। ठीक है, अगले नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।